टॉपिक चल रहा था हमारा जिसमें हमने आपको बेसिक एडवाइसेस कैसे इम्प्लीमेंट करें वो बता दिया था। 3 तरह की एडवाइसेस आपको पता चल गई थी। अगर बिफोर एडवाइस इम्प्लीमेंट करना है तो क्या करना है, आफ्टर एडवाइस इम्प्लीमेंट करनी है तो क्या करना है, और प्रोज एडवाइस इम्प्लीमेंट क्या करना है। बात करते हैं अराउंड एडवाइस की। इम्प्लीमेंटिंग अराउंड एडवाइस। Around advice, when some tasks to be performed before and after a business method, complete control is required over application of advices and invocation of method of advices and invocation of business method. For the implementation of this advice, following 2 interfaces are provided by the framework. Method interceptor. Implementation of this interface is to be provided by the application programmer. It contains a method named invoke, in which an object of type method invocation is provided as argument. Method invocation is an interface. Implementation of it is provided by the framework. This interface hides the method call of proceed method from the application programmer. It exposes a method named proceed, which is used by application programmers to invoke the proceed method है proceed। हो गया। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, फॉलोइंग डायग्राम describes the implementation of around advice. नोट नहीं करना है अभी, आपको नहीं पता कितना बड़ा डायग्राम होगा या कितना छोटा होगा। नॉर्मल सिनेरियो में आपको बताया गया था कि हमारे पास प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट होगा जिसके पास इन्वोकेशन हैंडलर का रेफरेंस होगा, इन्वोकेशन हैंडलर के पास टारगेट का रेफरेंस होगा, साथ में इन्वोकेशन हैंडलर के पास जो एडवाइसेस अप्लाई करनी है उनका रेफरेंस होगा। अब जो हमें एडवाइस अप्लाई करनी है वो मेथड इंटरसेप्टर टाइप की होगी। मान के चलते हैं यूजर ने एक मेथड कॉल किया। यूजर के लिए जो प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट है वो एक बिजनेस कंपोनेंट है, वो उसे बिजनेस कंपोनेंट मान के अपना प्रॉक्सी मेथड प्रॉक्सी के ऊपर कॉल करेगा। प्रॉक्सी के ऊपर जैसे ही ये मेथड कॉल होगा, प्रॉक्सी इन्वोकेशन हैंडलर को बताएगा मेरे ऊपर ये मेथड इन आर्गुमेंट्स के साथ कॉल हुआ है, अब आपको जो भी करना है कर लीजिए। प्रॉक्सी यहाँ पर, अब इन्वोकेशन हैंडलर, अभी तक जो सारा कंट्रोल था वो इन्वोकेशन हैंडलर के पास रहता था। कल जो मैंने डायग्राम बताया था उसमें बिफोर एडवाइस और आफ्टर एडवाइस अप्लाई करने की जिम्मेदारी किसकी थी? इन्वोकेशन हैंडलर की। अब इन्वोकेशन हैंडलर को कंट्रोल आपको देना है ताकि आप अपने मेथड से पहले या बाद में एडवाइस लगा सकें, मेथड कॉल कराना है तो करा सकें, उसे छोड़ना है तो छोड़ सकें। अब वो चीजें आपको इस तरह से देगा ताकि आपसे डिटेल छुप जाए, आप काम भी कर लें और आपको पता भी ना चले। वो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट बनाएगा मेथड इन्वोकेशन टाइप का। इस ऑब्जेक्ट को ये मेथड, आर्गुमेंट्स और टारगेट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस अवेलेबल कराया जाएगा। उसके बाद जो आपने क्लास बनाई होगी उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा। आपके मेथड इंटरसेप्टर ऑब्जेक्ट के ऊपर इन्वोक मेथड कॉल किया जाएगा। इस इन्वोक मेथड में इस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस, इसे मैं नाम दे देता हूं mi। इन्वोकेशन हैंडलर उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस इसे देगा। इसे देने का मतलब अब आपको कहा जा रहा है जो भी आपको मेथड से पहले करना है वो करिए। जब मेथड इन्वोक करना हो तो इस ऑब्जेक्ट से इन्वोक करा लेना, मेथड के बाद जो करना है वो कर लेना। अब मान के चलते हैं ये हमारे पास, अब कंट्रोल सब कुछ आपके हाथ में है। अब आपको एडवाइस बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप यहाँ पर अपना वो जो इन्वोक मेथड है वो इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो भी पहले वाले काम है वो कराएंगे। जब पहले वाले काम हो जाएंगे आप इसके ऊपर मेथड कॉल करेंगे प्रोसीड। इससे कहेंगे जिस मेथड को आप रिप्रेजेंट करते हो उसे कॉल कराओ। ये उस मेथड को टारगेट ऑब्जेक्ट के ऊपर कॉल कराएगा। मेथड कंप्लीट होगा, रिजल्ट इसे मिलेगा। ये वो रिजल्ट एज इट इज आपके ऑब्जेक्ट को अवेलेबल करा देगा। आपके पास अगर कुछ पोस्ट प्रोसेसिंग करने के लिए है, पोस्ट प्रोसेसिंग करा सकते हैं। उसके बाद अब आपकी मर्जी है
वहां से जो आपको रिजल्ट मिला है वही आप वापस भेजना चाहते हैं कि अपनी तरफ से कुछ मॉडिफाइड भेजना चाहते हैं? अब देखिएगा इसमें आपके पास कंट्रोल कैसे है। मान के चलते हैं जो प्री प्रोसेसिंग है वो वैलिडेशन है, हमने वैलिडेशन कराया, वैलिडेशन के बाद हमें समझ में आया डेटा ही सही नहीं है, तो हम यहाँ से ये प्रोसीड मेथड कॉल नहीं करेंगे बल्कि अपनी तरफ से कोई वैल्यू रिटर्न करा देंगे। एक्चुअल मेथड कभी कॉल ही नहीं होगा, कंट्रोल हमारे हाथ में है। मेथड कॉल कराया अगर हमने और वहां से कोई वैल्यू आई, हमें लगता है ये नहीं भेजना, हमें कुछ दूसरी चीज भेजनी है, वो वैल्यू हमारे पास आ रही है, हम बदल के उसे दूसरा भेज सकते हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग करानी है नहीं करानी वो हम डिसाइड कर सकते हैं, पूरा कंट्रोल आपके हाथ में है। बात समझ आ रही है? कुछ नोट कर सकते हैं। प्रोक्सीड मेथड ऑन द टारगेट ऑब्जेक्ट, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने जो मेथड कॉल किया था वो है प्रोक्सीड मेथड, जिसे प्रॉक्सी किया गया है। ये डायग्राम आपको इंटरनल फ्लो समझाता है कि हो क्या रहा है। आपको इतने सारे काम नहीं करने हैं, आपको सिर्फ मेथड इंटरसेप्टर ऑब्जेक्ट बनाना है, मीन्स मेथड इंटरसेप्टर इंटरफेस इंप्लीमेंट करना है, उसमें इन्वोक मेथड डिफाइन करना है। इन्वोक मेथड से आपको प्री प्रोसेसिंग करानी है, जो आपको आर्ग्यूमेंट मिलेगा उसके ऊपर प्रोसीड मेथड कॉल करना है, एंड पोस्ट प्रोसेसिंग करानी है, दैट्स इट। बाकी का सारा काम फ्रेमवर्क करेगा। मेथड इन्वोकेशन ऑब्जेक्ट वो आपको अवेलेबल कराएगा, इन्वोकेशन हैंडलर वो बना के देगा, प्रॉक्सी आपको बना के देगा। इतनी सारी चीज़ आपको समझाई जा चुकी है। देखते हैं एक बार, हो गया? नोट कर रहा है कोई अभी? अब यहाँ पर ये जो मेथड इन्वोकेशन एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाया गया है, इसका पर्पज है जो मेथड को इनडायरेक्टली इन्वोक करने में रिफ्लेक्शन इन्वॉल्व है वो आपसे हाइड करना। आपको रिफ्लेक्शन आता हो ना आता हो, आप इसके ऊपर सिर्फ एक मेथड कॉल करेंगे प्रोसीड, वो अपने आप मेथड को कॉल करा देगा। वो सारी चीजें इस एक ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपसे छुपा दी गई हैं। यहाँ पर अब हम एक और क्लास बनाएंगे, जो भी आप नाम चाहें रखना चाहें रख सकते हैं। हमने नाम रख दिया अराउंड प्रोसेसिंग। कौन सा इंटरफेस इंप्लीमेंट करना होगा? मेथड इंटरसेप्टर। अब दो इंटरफेस मिलेंगे आपको, एक CGlib API का होगा, एक EOP अलायंस का होगा। ये आपको सेलेक्ट करना है, वो नहीं सेलेक्ट करना है, उसमें वो मेथड नहीं मिलेगा आपको। यहाँ पर देखिएगा इन्वोक मेथड है, जिसमें मेथड इन्वोकेशन टाइप का आर्ग्यूमेंट है। डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया गया ये मेथड कब इन्वोक होगा। जब आप प्रॉक्सी के ऊपर कोई बिजनेस मेथड कॉल करेंगे तो इन्वोकेशन हैंडलर इस मेथड को कॉल करेगा। अब इस मेथड में जो भी प्री प्रोसेसिंग करनी है वो आप यहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक मैसेज लिखा, अगर आप जानना चाहें किस मेथड पे अप्लाई हो रहा है, तो जो मेथड इन्वोकेशन ऑब्जेक्ट है इसके पास क्या क्या है, डायग्राम में डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखाया गया, देखिए क्या क्या दिया गया है। इसे मेथड का रेफरेंस भी दिया गया, आर्ग्यूमेंट्स भी दिए गए हैं और टारगेट ऑब्जेक्ट भी दिया गया है। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस मेथड पे अप्लाई हो रहा है तो आप मेथड इन्वोकेशन से पता लगा सकते हैं। पता लगाते हैं एक बार, इससे हमें पता चल जाएगा अराउंड एडवाइस किस मेथड पे अप्लाई हुई है। ये हमारी हो गई प्री प्रोसेसिंग इस पर्टिकुलर केस में। एक्चुअल केस में आप कुछ अलग काम करना चाहेंगे। यहाँ पर क्या करना होगा, इससे आपको एक वैल्यू मिलेगी, रिटर्न वैल्यू। एडवाइस में ये वैल्यू वापस आई। अब कंट्रोल हमारे पास है, हम इसे पूरी तरह से बदलना चाहते हैं। यहाँ पर एक काम कर देते हैं, अगर वो नल नहीं है, हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड है, सभी कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करते हैं। कल मैंने जो आफ्टर एडवाइस बताई थी उसकी कमी ये थी कि हम वैल्यू नहीं बदल पा रहे थे। बिफोर एडवाइस की कमी ये थी कि उसके बाद हम मेथड इन्वोकेशन को रोक नहीं पा रहे थे। अब यहाँ पर अगर मैं प्री प्रोसेसिंग करता हूँ और मुझे लगता है कि आगे मेथड इन्वोक नहीं होना चाहिए, तो मेरे हाथ में है, मैं प्रोसीड मेथड को कॉल नहीं करूँगा, मेथड इन्वोक नहीं होगा। हमने अपने मेथड से क्या रिटर्न कराया हुआ था, सक्सेस। अब मैं उसे फेलियर में चेंज कर रहा हूँ। फेलियर में चेंज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से फेलियर रिटर्न करा दें, या ऐसा कर दें यहाँ पर RV लेट्स से यहाँ पर लिख दें रिटर्न वैल्यू अराउंड एडवाइस में चेंज। अब नॉर्मल यहाँ पर ये है अब आपकी जो भी आप पोस्ट प्रोसेसिंग करना चाहते हैं वो। ये हमारी एक क्लास हो गई। अब इसकी एंट्री यहाँ कर देते हैं। ये एक एडवाइस है, बिफोर और आफ्टर वाला काम दोनों इससे हो जाएगा।
वो मैंने हटा दिया। अब AD4 AD3 एक्सेप्शन और वो दो चीज़ लगाई हुई हैं। अब देखते हैं क्या होता है जी। अराउंड एडवाइस इज अप्लाइड ऑन मेथड ए ऑफ टारगेट इन्वोकिंग बी ऑन प्रॉक्सी। हम चाहे तो वहाँ पर एक और मैसेज प्रिंट कर सकते हैं जो बाद में प्रिंट हो। अराउंड एडवाइस इज अप्लाइड ऑन मेथड बी ऑफ टारगेट इन्वोक्ड रिटर्निंग सक्सेस, बी रिटर्न सक्सेस इन अराउंड एडवाइस, changing the return value to failure, return value changed by around advice, failure is written by B in main। मेथड ने एक्चुअल में क्या रिटर्न किया था? सक्सेस, लेकिन एडवाइस ने उसे बदल दिया। अब कंट्रोल हमारे हाथ में है। यहाँ वो बात समझ में आई? यहाँ पर मैं थोड़ा सा अभी चेंज कर देता हूँ, इससे आपको पता चलेगा पहले और बाद में दोनों केस में कुछ काम हो रहा है मेथड के साथ। जहाँ कहीं भी वो लगा होगा एक ही केस में देखेंगे अराउंड एडवाइस इज अप्लाइड ए ऑफ टारगेट इन्वोक्ड अराउंड एडवाइस, ऐसे ही यहाँ पर है अराउंड एडवाइस अप्लाइड। अब इसमें एक्सेप्शन आ गया तो उसकी कहानी खत्म हो गई। फिर 4 तरह की एडवाइसेस थी, चारों आपको बता दी गई। कंसेप्चुअली उनके पीछे क्या हो रहा है वो सब कुछ आपको पता चल गया। अभी तो हमने 4 एडवाइस सीखी हैं, अभी उनका कंट्रोल करना नहीं सीखा। हो गया। कॉन्फ़िगरेशन में पहले की तरह से एक एडवाइस कॉन्फ़िगर करेंगे, प्रॉक्सी फैक्ट्री भी इनको उसका नाम बता देंगे। वो कॉमन चीज़ है, वो सब में एक जैसा रहेगा। एक लाइन ये जुड़ी है और यहाँ पर इसका नाम बता दिया गया है, बस हो गया। यहाँ तक आपको ये पता चल गया कि 4 तरह की एडवाइसेस हैं हमारे पास, कैसे कैसे उन्हें अप्लाई कर सकते हैं, किसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है। प्रॉब्लम अभी एक है, मेरी क्लास में जितने भी मेथड होंगे, जैसे ही मैं कोई एडवाइस कॉन्फ़िगर करूँगा अपने ऑब्जेक्ट के साथ, वो सारी लग जाएंगी सभी मेथड के साथ। अब मैं सभी मेथड के साथ सारी एडवाइसेस अप्लाई नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ एक मेथड पे एक एडवाइस चले, दूसरे के साथ 2 चले, तीसरे के साथ कोई भी ना चले। उसके लिए अब मुझे कंट्रोल चाहिए एडवाइसेस के ऊपर। कंट्रोल के लिए हमने स्टार्टिंग में, लाइट ऑन करिएगा, जब AOP स्टार्ट किया था तो कुछ टर्म्स पढ़ी थी। पहली टर्म थी एडवाइस, दूसरी टर्म थी जॉइन पॉइंट, तीसरी टर्म थी पॉइंट कट, फोर्थ टर्म थी एस्पेक्ट। अब हमें थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स का यूज करना पड़ेगा। लिखेंगे, टॉपिक है कंट्रोलिंग द एप्लीकेशन ऑफ एडवाइसेस, कंट्रोलिंग द एप्लीकेशन ऑफ एडवाइसेस ऑन सेलेक्ट मेथड्स। नेक्स्ट लाइन से हम लिखेंगे टू अप्लाई एन एडवाइस only on a specific method, concept of point cut and advisor, concept of point cut and advisor to control the application of an advice, to control the application of an advice only on a selective method या only on a specific method, concept of point cut and advisors are used। to control आप बता दो आपने क्या लिखा है? to apply an advice only in a specific method। ये टू कंट्रोल आपने दोबारा से लिख लिया, मैंने नहीं कहा था ये। वो बीच में वो स्टार्टिंग से पूछ रहे थे, इसलिए मैंने स्टार्टिंग से बताया था उन्हें। आपकी स्टार्टिंग कहाँ से शुरू है? to apply अब वो टू अप्लाई की जगह आपकी बार मैंने टू कंट्रोल कर दिया। अब मैं वो रटा रटाया तो बोलता नहीं, जो मेरे दिमाग में आता है। कॉन्सेप्ट मुझे पता है। आप मुझसे एक ही बात 10 बार पूछोगे तो 10 बार शब्द अलग अलग होंगे, मेरे बात वही होगी। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। हमें जो एडवाइसेस हैं उन्हें किसी स्पेसिफिक मेथड पे अप्लाई करना है। पहले मैंने बोला था टू अप्लाई एन एडवाइस ऑन ए स्पेसिफिक मेथड, कॉन्सेप्ट ऑफ पॉइंट कट एंड एडवाइजर्स आर यूज्ड, बस ये है सेंटेंस। दूसरी बार में अप्लाई की जगह मैंने टू कंट्रोल कर दिया था, टू कंट्रोल द एप्लीकेशन ऑफ एन एडवाइस। वो शब्द बदल गए थे, वो बीच में कुछ लोगों ने फिर टू कंट्रोल लिख लिया। अब लिखेंगे आगे। अब यहाँ 2 नई चीज आई है, पॉइंट कट और एडवाइजर। पहले लिखेंगे अ पॉइंट कट टू सेलेक्ट ए मेथड सो दैट एन एडवाइस कैन बी अप्लाइड। फंक्शनैलिटी ऑफ ए पॉइंट कट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इंटरफेस by the same name, by an interface by the same name। यानी कि पॉइंट कट नाम का एक इंटरफेस बना के रखा हुआ है फ्रेमवर्क बनाने वालों ने। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंटरफेस नेम मैच मेथड पॉइंट कट,
name match method point cut. This implementation select methods using their name. एक पॉइंट कट का मतलब है एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसे आपने कुछ क्राइटेरिया बता के रखा हुआ है, उस क्राइटेरिया के बेस पे वो बताएगा कि वो इस पर्टिकुलर मेथड को जानता है कि नहीं जानता है। अब पॉइंट कट इंटरफेस है, बहुत सारी इंप्लीमेंटेशन है उसकी। सबसे कॉमन इंप्लीमेंटेशन मैंने आपको बताई है नेम मैच मेथड पॉइंट कट। इस इंप्लीमेंटेशन के लिए क्राइटेरिया होगा नेम। आप इस क्लास का कोई एक ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करेंगे, उसे एक या एक से ज़्यादा मेथड्स के नाम बता देंगे। अब जब भी उससे पूछा जाएगा क्या इस मेथड को आप जानते हो कि नहीं जानते हो, तो मेथड के नेम की कंपेयर करेगा। अगर उसके पास वो नाम होगा तो बता देगा वो जानता है, नाम नहीं होगा तो कहेगा वो उसे नहीं जानता। जिस मेथड को पॉइंट कट जानता होगा उसी के साथ एडवाइस अप्लाई होगी, जिसे वो नहीं जानता होगा उसके साथ एडवाइस अप्लाई नहीं होगी। मैंने आपको बताया था एडवाइस का मतलब क्या करना है, जॉइन पॉइंट का मतलब कब किया जा सकता है, पॉइंट कट का मतलब कब किया जाएगा, और एस्पेक्ट का मतलब कब कौन सा काम किया जाएगा। तो पॉइंट कट में हमने सिर्फ एक फिल्टर रखा है, एक क्राइटेरिया रखा है जिससे हम कुछ मेथड्स को सेलेक्ट कर रहे हैं ताकि उनके साथ हम कुछ काम कर सकें। कौन सा काम कर सकें वो नहीं पता चलता पॉइंट कट से। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, एन एडवाइजर इज एन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन एस्पेक्ट। एन एडवाइजर एसोसिएट्स एन एडवाइस टू ए पॉइंट कट। टू ए पॉइंट कट मोस्ट कॉमनली यूज्ड advisor implementation is default point cut advisor। अब इनका रोल क्या है लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, following diagram describes the use of point cut and advisor। following diagram describes the use of point cut and advisor in the context of a before advice। in the context of a before advice। अब चार तरह की एडवाइस है, चारों में एक जैसा रोल होगा। मैं चार अलग अलग डायग्राम नहीं बनाऊंगा, एक डायग्राम से इनका रोल समझाऊंगा, फिर उसी रोल के अकॉर्डिंग आप इन्हें बाकी एडवाइसेस के कॉन्टेक्स्ट में भी समझेंगे कि ये क्या काम कर रहे होंगे। कल मैंने एक सीक्वेंस डायग्राम बनाया था, उस सीक्वेंस डायग्राम में यूज़र था, आईओसी कंटेनर था, इन्वोकेशन हैंडलर था, प्रॉक्सी था और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स थे। वहाँ पर मैंने कहा था कि इन्वोकेशन हैंडलर और जो एडवाइसेस हैं इनके बीच में कुछ एडिशनल ऑब्जेक्ट्स हैं जो डायग्राम को सिंपल रखने के लिए नहीं दिखाए गए। अभी भी जो भी मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया वो सिंप्लीफाइड व्यू था, जिसमें हम ये मान के चल रहे थे कि हर एक एडवाइस को हर एक मेथड पे अप्लाई करना है। वास्तव में इन्वोकेशन हैंडलर के पास डायरेक्ट एडवाइस नहीं होती है, इन्वोकेशन हैंडलर के पास एडवाइजर होते हैं। अभी भी उसके पास एक डिफॉल्ट एडवाइजर था, जब हम कोई एडवाइजर कॉन्फ़िगर नहीं करते तो उसके पास डिफॉल्ट एडवाइजर आता है। वो डिफॉल्ट एडवाइजर बाय डिफॉल्ट सारी एडवाइसेस अवेलेबल कराता रहता है, लेकिन अगर हम एडवाइजर को पॉइंट कट दे दें तो फिर वो एडवाइजर पॉइंट कट से पूछ के एडवाइस करेगा कि कौन सी एडवाइस अप्लाई होनी है, कौन सी एडवाइस अप्लाई नहीं होनी है। दोबारा एक डायग्राम से समझते हैं। सिनेरियो होगा ये, प्रॉक्सी के पास हैंडलर का रेफरेंस होगा, हैंडलर के पास एडवाइजर का रेफरेंस होगा और टारगेट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होगा। एडवाइजर के पास पॉइंट कट का रेफरेंस होगा, साथ में एडवाइसेस का रेफरेंस होगा। अब यहाँ पर डायग्राम को सिंपल रखने के लिए मैंने केवल बिफोर एडवाइस की बात की है। आफ्टर एडवाइस होगी तो भी इसी तरह का कोई एडवाइजर होगा, अराउंड एडवाइस होगी तो भी कोई एडवाइजर होगा। बात समझ आती है। अब इसने कोई मेथड कॉल किया, ये डायग्राम आपको पूरी पिक्चर बताता है। प्रॉक्सी इन्वोकेशन हैंडलर को कहता है कि मेरे ऊपर कोई मेथड कॉल किया गया, इन आर्ग्यूमेंट्स के साथ आप उसे मैनेज करो। इन्वोकेशन हैंडलर के पास जिस एडवाइजर का रेफरेंस होता है वो उस एडवाइजर को मेथड का रेफरेंस देके पूछता है क्या इस मेथड के साथ कोई एडवाइस अप्लाई होनी है। एडवाइजर के पास कोई पॉइंट कट होता है जो ये जानता है कि इस मेथड के साथ क्या करना, हमें कुछ करना है। एडवाइस ये बताती है करना क्या है। ये पॉइंट कट को वो मेथड देता है, इससे पूछता है क्या इस मेथड को जानते हो। पॉइंट कट को आपने कुछ क्राइटेरिया बताया होगा, जैसे नेम मैच मेथड पॉइंट कट में आपने नाम बताया होगा, तो ये गिवन मेथड के नेम की जो नाम इसे बताया गया उससे कंपेयर करेगा। अगर वो मिल जाएगा तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर ट्रू आता है तो जो एडवाइस इसे दी गई है ये उसका रेफरेंस रिटर्न कर देगा। फॉल्स आता है तो नल रिटर्न करेगा। इसे पता चल जाएगा नल के केस में कोई एडवाइस अप्लाई नहीं होनी, सीधे मेथड कॉल करेगा ये। अगर एडवाइस का रेफरेंस इसे मिलता है तो अब एडवाइस चार तरह की हो सकती है। बिफोर एडवाइस हुई तो मेथड से पहले कॉल करनी है, आफ्टर एडवाइस हुई तो मेथड के बाद कॉल करनी है, अराउंड एडवाइस हुई तो सारा कंट्रोल उसे ही देना, फिर इसे कुछ कॉल ही नहीं करना, और थ्रोज एडवाइस हुई तो एक्सेप्शन के केस में कॉल करानी है।
उसके अकॉर्डिंग पहले वो एडवाइस का टाइप चेक करता है, देन डिसीजन लेता है। यहाँ पर मैंने इसे क्या माना हुआ है, बिफोर एडवाइस, इसलिए उसने पहले इसके ऊपर बिफोर मेथड कॉल किया, तब अपना मेथड कॉल किया। अगर बिफोर की जगह ये आफ्टर रिटर्निंग होता तो क्या चेंज आ जाता, वो पहले मेथड कॉल करता, मेथड का रिजल्ट आता, फिर इसके ऊपर आफ्टर रिटर्निंग मेथड कॉल करता, तब आगे जाता। बात समझ में आ रही है? इन्वोकेशन चेक्स द टाइप ऑफ एडवाइस, ब्रैकेट के अंदर चारों एडवाइस के टाइप लिखे गए हैं, मेथड बिफोर एडवाइस, आफ्टर रिटर्निंग एडवाइस, मेथड इंटरसेप्टर और थ्रोज एडवाइस, सो दैट इट कैन बी इन्वोक्ड अकॉर्डिंगली। हाँ, इन्वोकेशन का मतलब है मेथड इन्वोकेशन हैंडलर, चाहो तो उसे पूरा इन्वोकेशन हैंडलर लिख सकते हो गया? अब हर एक ऑब्जेक्ट का रोल आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्रॉक्सी का काम केवल इंटरसेप्ट करना है, इन्वोकेशन हैंडलर का काम है एडिशनल एडवाइसेस अप्लाई करना, एडवाइजर का काम ये बताना है कौन सी एडवाइसेस अप्लाई होनी है, पॉइंट कट का काम ये बताना है किस मेथड के साथ एडवाइस अप्लाई होनी है। पॉइंट कट सिर्फ मेथड सेलेक्ट करेगा, एडवाइजर ये बताएगा इन मेथड के साथ कौन सी एडवाइस अप्लाई होगी, अप्लाई करेगा हैंडलर। सारे सबके काम बिल्कुल अलग अलग है। अब अगर हमें इंडिविजुअल मेथड के साथ एडवाइसेस अप्लाई करनी है तो हमें कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, टू अप्लाई एडवाइसेस सेलेक्टिवली following additional steps are required. Selectively, following additional steps are required. For each method or methods, on which some advice is to be applied, a point cut object is configured. Second, to associate the advice to this point cut, an advisor object is configured. Third, in place of advice name, name of the advisor is provided to the proxy factory bean as the value of interceptor names property. Value of interceptor names property, दो स्टेप बढ़ जाते हैं। अभी तक हम सिर्फ एडवाइस बीन कॉन्फ़िगर करते थे और एडवाइस का नाम प्रॉक्सी फैक्ट्री बीन को बता देते थे, ये मान के चलते थे ये एडवाइस सभी मेथड्स के ऊपर अप्लाई होनी है। अब अगर हमें वो सभी मेथड के ऊपर अप्लाई नहीं होनी, किसी स्पेसिफिक मेथड या कुछ मेथड्स के ऊपर अप्लाई होनी है, पहले हम एक पॉइंट कट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस पॉइंट कट को बताएंगे कौन कौन से मेथड वो सेलेक्ट करेगा। उसके बाद एक एडवाइजर ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उस एडवाइजर को बताएंगे कि उसके पास कौन सा पॉइंट कट होगा, कौन सी एडवाइस होगी। देन प्रॉक्सी फैक्ट्री बीन को वो एडवाइजर बताएंगे। अब प्रॉक्सी फैक्ट्री बीन इन्वोकेशन हैंडलर को उस एडवाइजर का रेफरेंस अवेलेबल कराएगी। आगे की कहानी फिर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेगी। लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिक्वायर्ड इन आवर एग्जाम्पल if before advice is to be applied only on method A, after advice is to be applied on methods A and B, and throws advice is to be applied only on method C. हमारे पास तीन मेथड थे, जो भी एडवाइस अभी तक हमने कॉन्फ़िगर की वो तीनों पे अप्लाई हुई। अब मैं चाहता हूँ कि एक एडवाइस एक मेथड पे अप्लाई हो, कोई एक एडवाइस दो मेथड पे अप्लाई हो। तो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन आप सीख जाएंगे। पॉइंट कट दो तरह से कॉन्फ़िगर किया जा सकता है, सिंगल मेथड को ध्यान में रख के, एक से ज़्यादा मेथड को ध्यान में रख के। हमें सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना होगा, कोड में हमें कहीं चेंज नहीं करना है। ये हमारा टारगेट ऑब्जेक्ट था, ये एडवाइसेस थी, ये प्रॉक्सी फैक्ट्री बीन थी। अभी तक तीन चीज़ों की ज़रूरत थी, अब दो एडिशनल चीज़ें बढ़ जाएंगी, पॉइंट कट्स एंड एडवाइजर्स। क्लास का नाम होगा नेम मैच मेथड पॉइंट कट, पूरा नाम के लिए इसमें अब आपको मेथड के नाम बताने पड़ेंगे। दो तरह से ये कॉन्फ़िगरेशन हम दे सकते हैं। अगर एक मेथड देना है तो प्रॉपर्टी का नाम होगा मैप्ड नेम, एक से ज़्यादा मेथड देने तो प्रॉपर्टी का नाम होगा मैप्ड नेम्स। हमें ए मेथड के साथ कोई काम कराना था, सी मेथड के साथ भी एक काम कराना था, साथ में
ए और बी मेथड के साथ कुछ काम कराना था। ये हो गया हमारा पॉइंट कट डिफाइन करने का तरीका। एक पॉइंट कट PC1 नाम से ये एक मेथड को केवल सेलेक्ट करेगा, ये दो मेथड को सेलेक्ट करेगा, ये केवल फिर एक मेथड को सेलेक्ट करेगा। अब इनके साथ हमें एडवाइसेस अप्लाई करनी है। अब हमें एडवाइज़र कॉन्फ़िगर करने हैं। फर्स्ट पॉइंट कट के साथ फर्स्ट एडवाइस हम एसोसिएट कर रहे हैं। अब ये फर्स्ट पॉइंट कट में जो भी मेथड होगा उसके साथ ये एडवाइस अप्लाई हो जाएगी। इसी तरह से अब हम बाकी के एडवाइज़र डिफाइन कर सकते हैं। काम हो गए। तीसरा काम था, यहाँ पर अब क्या बताएंगे आप? एडवाइज़र्स के नाम, ना कि एडवाइसेस के नाम। अब देखिएगा, बिफोर एडवाइस इज अप्लाइड ऑन ए मैथड, ए ऑफ टारगेट इन्वोक्ड आफ्टर एडवाइस इज अप्लाइड ऑन ए मैथड। बिफोर और आफ्टर दोनों अप्लाई हुए इसके ऊपर। इन्वोकिंग बी, बी ऑफ टारगेट इन्वोक्ड, क्या बिफोर एडवाइस अप्लाई हुई? नहीं। यहाँ पर इन्वोकिंग सी, सी ऑफ टारगेट इन्वोक्ड, क्या बिफोर एडवाइस अप्लाई हुई? पहले हर एक एडवाइस तीनों के साथ अप्लाई हो रही थी, अब बिफोर एडवाइस केवल ए के साथ अप्लाई हुई। आफ्टर एडवाइस ए के साथ अप्लाई हुई और बी के साथ अप्लाई हुई, सी के साथ अप्लाई नहीं हुई। थ्रोज एडवाइस केवल सी के साथ अप्लाई हुई। बात समझ आ रही है? अब हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब अगर मैं उल्टा करना चाहूँ, बिफोर दो के साथ और आफ्टर एक के साथ, तो क्या करना पड़ेगा? एडवाइज़र में चेंज कर दें बस थोड़ा सा। यहाँ पर PC2 है, उसमें दो मेथड सेलेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर ये है हमारा, इसके साथ अब कौन सा लगेगा? PC1, ए के साथ आफ्टर एडवाइस, बिफोर एडवाइस दो पे लग जाएगी। अब पहले आफ्टर एडवाइस दो पे लग रही थी, अब बिफोर एडवाइस दो पे लग जाएगी। बिफोर एडवाइस इज अप्लाइड ऑन ए, बिफोर एडवाइस इज अप्लाइड ऑन बी, आफ्टर एडवाइस इज अप्लाइड ऑन ए, बी के साथ अब आफ्टर एडवाइस अप्लाई नहीं हुई। बात समझ में आती है? इसे पहले जैसा कर देते हैं, क्योंकि जो आपने लिखा है वो अलग तरह से लिखा है। ये हो गई एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। ये है नेम मैच मेथड पॉइंट कट, तीनों जगह वही है। फिर हो गया। सारे एडवाइज़र वही हैं, डिफ़ॉल्ट पॉइंट कट एडवाइज़र। सारे पॉइंट कट वो नेम मैच मेथड पॉइंट कट हैं। हो गया। हो गया। अब यहाँ आपको पता चल गया कि आप पॉइंट कट और एडवाइज़र का कॉन्सेप्ट यूज़ करके एडवाइस की एप्लीकेशन को एक एक मेथड पे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि इससे कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाती है। पहले आपको टारगेट बीन और एडवाइस दो चीज़ कॉन्फ़िगर करनी पड़ रही थी। अब आपको टारगेट बीन, एडवाइस, पॉइंट कट और एडवाइज़र, चार चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ रही हैं प्रॉक्सी फैक्ट्री बीन के अलावा। आपका काम आसान करने के लिए फ्रेमवर्क ने आपको कुछ यूटिलिटी क्लासेस दी हैं, लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से। To reduce the required configuration in case of point cut and advisors, framework provides utility classes which combines the functionality of both point cut as well as advisor. फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे नेम मैच मैथड, नेम मैच मैथड, पॉइंट कट एडवाइजर, ये एक ही क्लास का नाम है। नेम मैच मैथड पॉइंट कट एडवाइजर is one such utility class. Name match method point cut advisor is one such utility class. It combines the functionality of name match method point cut and default point cut advisor. It combines the functionality of name match method point cut and default point cut advisor. अभी हमें दो अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िगर करने पड़े थे। हमने कुछ ऑब्जेक्ट नेम मैच मेथड पॉइंट कट टाइप के कॉन्फ़िगर किए, कुछ डिफ़ॉल्ट पॉइंट कट एडवाइज़र टाइप के कॉन्फ़िगर किए। अगर हम डिफ़ॉल्ट पॉइंट कट एडवाइज़र की जगह नेम मैच मेथड पॉइंट कट एडवाइज़र क्लास लें तो हमें अलग से पॉइंट कट कॉन्फ़िगर नहीं करने पड़ेंगे। ये क्लास इंटरनली अपने आप पॉइंट कट बना लेगी। तो अगर हमें 3 बीन कॉन्फ़िगर की हुई हैं तो 3 कॉन्फ़िगरेशन कम हो जाएंगी, और 30 बीन है तो 30 कॉन्फ़िगरेशन कम हो जाएंगी, क्योंकि पॉइंट कट अब हमें कॉन्फ़िगर ही नहीं करने पड़ेंगे। लिखेंगे using this class previous example requirement can be configured as follows.
जो हमने 3 पॉइंट कट कॉन्फ़िगर किए थे वो तीनों पॉइंट कट हट जाएंगे। यहाँ पर मैप्ड नेम और मैप्ड नेम्स नाम की प्रॉपर्टी आ जाएंगी, क्लास का नाम बदल जाएगा, नेम मैच मेथड पॉइंट कट एडवाइज़र। थोड़ी सी कम हो गई कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिएगा काम अभी भी वही होगा, बिफोर एडवाइस इज अप्लाइड ऑन ए, आफ्टर एडवाइस इज अप्लाइड ऑन ए के ऊपर दोनों एडवाइस, आफ्टर एडवाइस 2 के ऊपर, और थ्रोज एडवाइस केवल आप केवल ये कॉन्फ़िगरेशन नोट कर सकते हैं। यहाँ पर क्लास का नाम बदला है, पॉइंट कट गायब हो गए, तीनों जगह एक ही क्लास का नाम रहना है, नेम मैच मेथड पॉइंट कट एडवाइज़र। जो पॉइंट कट की प्रॉपर्टी थी वो इसके अंदर आ गई सीधे, मैप्ड नेम या मैप नेम्स। पॉइंट कट हट गया यहाँ से, क्लास का नाम यहाँ पर भी वही रहेगा, नेम मैच मेथड पॉइंट कट एडवाइज़र। हो गया? हो गया? लाइट ऑन करेंगे, यूजर डॉट जावा दिखा दूँ? कौन सा इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस चेंज किया हमने? यहाँ कुछ चेंज नहीं, अगर यूज़र में चेंज करना पड़े फिर स्प्रिंग का क्या फ़ायदा? हाँ तो वो हम कहाँ से कर रहे थे? कॉन्फ़िगरेशन से। ये नोट नहीं किया आपने अभी? कर लिया है? अराउंड प्रोसेसिंग ये कर लिया आप लोगों ने? हमने अलग से क्लास बनाई, कॉन्फ़िगर कर दिया, वो अप्लाई हो गई। यही तो फ़ायदा है एओपी का, कि जितने भी एक्स्ट्रा टास्क हैं उनकी वजह से हमें अपने बिजनेस लॉजिक में चेंज ना करना पड़े। अभी तक अगर आप देखें तो बेसिक फ्रेमवर्क हमारा यहाँ पर खत्म हो जाता है। स्प्रिंग में 2 बेसिक कॉन्सेप्ट थे, आईओसी एंड एओपी। आईओसी कहता है कि एज ए प्रोग्रामर आपको सिर्फ ऑब्जेक्ट के यूज पे फोकस करना चाहिए, ऑब्जेक्ट क्रिएशन, डिपेंडेंसी सेटिस्फैक्शन और लाइफ साइकिल मैनेजमेंट एक थर्ड पार्टी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। वो थर्ड पार्टी उसने अपनी तरफ से दी, जिसे आपने नाम दिया आईओसी कंटेनर। उसके फायदे आपको बता दिए गए। एओपी में जब आए तो स्प्रिंग ने बताया जब भी हम कोई मेथड इंप्लीमेंट करते हैं तो उस मेथड में कोर बिजनेस लॉजिक के अलावा हमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कन्वेंशनली वो सारे काम हम अपने बिजनेस लॉजिक में एम्बेड करते थे। अब वो काम ऐसे थे जो समय के साथ बदलते रहते थे, जिससे हमें अपने बिजनेस लॉजिक में चेंज करना पड़ता था। एओपी आपसे कहता है कि आप अपने बिजनेस मेथड में कोई भी एक्स्ट्रा लॉजिक एम्बेड ना करें। जो भी एक्स्ट्रा टास्क है उनकी अलग इम्प्लीमेंटेशन दें, कंटेनर को कॉन्फ़िगरेशन दें, आप कौन कौन से एक्स्ट्रा टास्क किस किस ऑर्डर में कराना चाहते हैं। कंटेनर रन टाइम पे प्रॉक्सी बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग फिर आपके बिजनेस मेथड्स के साथ वो एक्स्ट्रा टास्क इन्वोक करा देगा, जिससे आप जब चाहें नंबर ऑफ टास्क और उनका ऑर्डर बदल। बात समझ आई? ये थी 2 बेसिक कॉन्सेप्ट। अब स्प्रिंग में आईओसी और एओपी के बाद जो सबसे ज़्यादा चीज़ यूज़ होती है वो है वेब एमवीसी। एमवीसी से आप लोग फेमिलियर होंगे, फेमिलियर हैं सभी लोग। एमवीसी एक डिज़ाइन पैटर्न है जो बेसिकली ये कहता है कि जो भी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है वो 3 लूजली कनेक्टेड कंपोनेंट्स में डिवाइडेड होनी चाहिए। एक कंपोनेंट को नाम दिया गया मॉडल, जो रिप्रेजेंट करता है डेटा को या स्टेट को। अलग अलग फ्रेमवर्क इस टर्म की इंटरप्रिटेशन में डिफर करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मॉडल का मतलब डेटा होना चाहिए, कुछ कहते हैं मॉडल का मतलब स्टेट होना चाहिए। व्यू का मतलब है प्रेजेंटेशन, कंट्रोलर का मतलब है वर्क फ्लो। प्रोसेसिंग का फ्लो अलग से मैनेज होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अलग होनी चाहिए और डेटा अलग होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज़्यादा पॉपुलर अगर जावा के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो स्ट्रट्स नाम के फ्रेमवर्क ने किया। वो सबसे पहला ओपन सोर्स एमवीसी फ्रेमवर्क था, स्ट्रट्स 1 की अगर हम बात करें तो। स्प्रिंग में जब एमवीसी की इंप्लीमेंटेशन दी गई तो ये जो कॉन्सेप्ट अभी आपने सीखे आईओसी और एओपी, इन्हें एमवीसी के साथ इंटीग्रेट किया गया। जो भी डिपेंडेंसीज हैं वो इंजेक्ट कराई गई, जो भी एक्स्ट्रा काम है उन्हें बिजनेस लॉजिक से सेपरेट कर दिया गया। तो जब स्प्रिंग की एमवीसी इंप्लीमेंटेशन आई तो वो स्ट्रट्स से कहीं ज़्यादा बेहतर थी इन 2 कॉन्सेप्ट की वजह से। स्प्रिंग की इंप्लीमेंटेशन के बाद स्ट्रट्स का दूसरा वर्जन आया, स्ट्रट्स, जिसमें ये दोनों कॉन्सेप्ट यूज़ किए गए और स्प्रिंग की इंप्लीमेंटेशन से उन्हें सिंप्लीफाई किया गया। अगर आप स्प्रिंग में देखें तो एओपी के लिए आपको प्रॉक्सी पता होना चाहिए, प्रॉक्सी क्या है। वहाँ पर उन्होंने वो प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट हटा दिया। नॉर्मल जैसे लिसनर फिल्टर में आप करते हैं, अलग से क्लास बनाओ, कॉन्फ़िगर कर दो, वो उसे इन्वोक करा दिया जाएगा। जब स्ट्रट्स 2 आया तो स्ट्रट्स 2 डिज़ाइन वाइज स्प्रिंग की एमवीसी इंप्लीमेंटेशन से बेहतर था। उन्होंने फिर चैलेंज लिया अपने ऊपर, जो कॉन्सेप्ट हमने दिए दूसरे लोगों ने हमारे कॉन्सेप्ट लेके हमसे बढ़िया चीज़ बना दी, हमारा क्या फ़ायदा।
स्प्रिंग की जब थर्ड मेजर रिलीज लॉन्च की तो सबसे ज्यादा चेंजेस जो किए वो एमवीसी में किए। स्प्रिंग 3 में जो एमवीसी की इंप्लीमेंटेशन है वो आज तक की सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल और सबसे ज्यादा पावरफुल एमवीसी इंप्लीमेंटेशन। अगर आपने स्टड्स 1 स्टड्स 2 पढ़ा होगा तो आप समझ सकते हैं स्प्रिंग में आप क्या कर रहे हैं। इतने सारे ऑप्शन है आपके पास, एक काम को इतने सारे तरीके से आप कर सकते हैं। इस एक तरीका होगा जिसमें सारा कोड आप लिख रहे होंगे, एक तरीका ऐसा भी होगा जिसमें आप कुछ भी नहीं लिख रहे होंगे, दोनों से सारा काम होगा और उनके बीच में फिर बहुत सारे ऑप्शन होंगे आपके पास। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट वैसे आप काम। क्लास में हम स्टार्ट करेंगे स्प्रिंग, थोड़ा पढ़ के आइएगा तो आपको समझ में आएंगी चीजें। अरे लैपटॉप